सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को कहा है कि जब जनता ने आपको एक बार नकार दिया है तो अब आप राजनीतिक पॉपुलैरिटी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्यों? एक सवाल के साथ सेशन शुरू कर रहा हूं कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव हारने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर पूरे चुनाव को रद्द करवाने की मांग कर सकती है क्या? यह सवाल राजनीतिक नहीं है, यह सवाल कानूनी भी है और संवैधानिक मर्यादा से भी रिलेट करता है। और यही सवाल अब 2026 में उठा जब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया है और फ्रेश इलेक्शंस कराने की मांग कर दी है, चुनावों को दोबारा से कराने की मांग कर दी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कड़ा और संवैधानिक रियलिटी चेक दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में कहा है कि अगर जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो आप पॉपुलैरिटी पाने के लिए जुडिशरी का, न्यायपालिका का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है आपको बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को क्यों एंटरटेन करने से, क्यों अपने समक्ष सुनने से इनकार कर दिया, कानूनी तौर पर कहां गलती हुई और भविष्य के चुनावी मामलों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और जुडिशरी और डेमोक्रेसी की सीमा कहां खींची गई है। यह वीडियो हर मतदाता, लॉ स्टूडेंट, लॉयर और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के लिए बहुत जरूरी है। पूरा कानूनी विश्लेषण हम करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले केस के बारे में बात करते हैं। केस का टाइटल है जन सुराज पार्टी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2026। इस मामले के अंदर पेटिशन कौन था? जन सुराज पार्टी, जिसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। इस याचिका में चैलेंज क्या किया गया? इस याचिका के अंदर चैलेंज किया गया बिहार चुनाव 2025 को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया था बिहार सरकार के द्वारा चुनाव से एन पहले, उसको चुनौती दी गई और जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की पोलिंग बूथ पर तैनाती थी, उसको भी चैलेंज किया गया। क्या रिलीफ मांगा गया इस याचिका के अंदर? प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बोला कि जो पूरे बिहार असेंबली चुनाव हैं उनको रद्द कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए और अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं और तीसरा, चुनाव को करप्ट प्रैक्टिसेस से प्रभावित घोषित किया जाए। यह याचिका सीधे अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के तहत दाखिल की गई थी। अब बात करते हैं, जब यह याचिका प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी प्रश्न क्या था उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही मूलभूत कानूनी सवाल पूछा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की किस प्रोविजन के तहत पूरे राज्य का चुनाव रद्द किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई में जस्टिस जॉयमाला बागची ने खास तौर पर धारा 100 किसका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की ओर इशारा किया। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसको समझिएगा। जो सेक्शन 100 है, जनप्रतिनिधित्व धारा, जनप्रतिनिधित्व की अधिनियम की धारा जो 100 है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके तहत ही कोई चुनाव जो है वो रद्द किया जा सकता है, लेकिन केवल इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, यानी कि जो सीट है विधानसभा की सीट के हिसाब से ही पिटीशन दायर हो सकती है, जिसमें स्पेसिफिक कैंडिडेट, स्पेसिफिक एलिगेशन, क्या आरोप है और क्लियर एविडेंस जरूरी होता है। मतलब हर एक विधानसभा के क्षेत्र से अलग पिटीशन जानी थी इस मामले के अंदर और हर विधानसभा के लिए जो अलग आरोप होने थे वो जाने चाहिए थे और उसके लिए स्पष्ट साक्ष्य भी होना जरूरी होता है। कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि पूरे राज्य के चुनाव को
एक साथ चैलेंज करने का कोई कंपोजिट या फिर ओमनिबस तरीका संविधान या कानून में मौजूद है ही नहीं। मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जो ये पिटीशन दाखिल की गई वो कानूनन तौर पर ही गलत दाखिल की गई, क्योंकि जो कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसकी धारा 100 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, किसी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर चुनाव में कोई गड़बड़ी दिखे तो उसको आप चैलेंज तो कर सकते हैं, वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, और वो भी चुनाव के रिजल्ट के बाद, और ये भी चुनाव के रिजल्ट के बाद ही याचिका दाखिल की गई। मगर उसमें जो एक बड़ी बात है वो ये है कि जो याचिका दायर की जाएगी, जो चैलेंज करने की याचिका दायर की जाएगी, वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज की जानी चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए, हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग साक्ष्य होने चाहिए, और क्या आरोप लगाए गए हैं वो भी होने चाहिए। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे राज्य के चुनाव को एक साथ चैलेंज करने का कंपोजिट या फिर ओमनिबस तरीका कोई भी संविधान या फिर कानून के तहत कोई भी एक ऐसा तरीका, कोई भी तरीका कानून के अंदर मौजूद नहीं है जिसके तहत पूरे राज्य के चुनाव को एक बार में ही चैलेंज किया जा सके। और यही एक कानूनी कमी पूरी याचिका को कमजोर करने के लिए काफी थी, और यही मेन कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर जो मुख्य रीजनिंग थी, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। आपके लिए ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस लाते रहते हैं। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो बताइएगा जरूर। सुप्रीम कोर्ट की जो कोर रीजनिंग की बात करें तो समझते हैं कि कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिसमिस क्यों किया, उसको भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो कोर रीजनिंग थी उसको समझते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस याचिका को देखकर कहा कि यह एक कंपोजिट इलेक्शन पिटीशन है जिसे रिट पिटीशन के रूप में पेश किया गया। मतलब यह होनी तो चाहिए इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, मगर इसको रिट याचिका के रूप में दायर किया गया है, तो मतलब है कुछ पेश किसी और तरीके से किया जा रहा है। समझिएगा, ये कंपोजिट इलेक्शन पिटीशन है मगर ये जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है। कोर्ट ने यहां पर 4 बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रिंसिपल भी स्पष्ट किए इस केस की सुनवाई के दौरान। पहला कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो हैं वो कानूनी होते हैं, स्टैट्यूटरी होते हैं, वो संवैधानिक नहीं होते। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से गवर्न होते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वाला, उसमें आर्टिकल 32 इसका कभी भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। अगर आपको याचिका दायर करनी है, अगर चुनावों को चैलेंज करना है, तो सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से ही कोर्ट के सामने आ सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही आ सकते हैं। आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर चुनावों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, करप्ट प्रैक्टिस के आरोप कैंडिडेट स्पेसिफिक होने चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई, ये सब कुछ हुआ, तो उस चीज के रेफरेंस में कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, चुनावों में फ्रीबीज के आरोप लगा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट स्पेसिफिक आरोप होने चाहिए। किस कैंडिडेट ने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित किया, ये सब के साक्ष्य आपको देने चाहिए। तीसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन अपने आप चुनाव रद्द करने का आधार कभी भी नहीं होता है, जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि इससे इलेक्शन रिजल्ट मैंडेटरली मैटीरियली प्रभावित हुआ है। समझिएगा कि फ्रीबीज दी गई हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, ये अपने आप में चुनाव रद्द करने का आधार नहीं होता जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि इलेक्शन रिजल्ट इससे प्रभावित हुए हैं पूरे सही तरीके से। और चौथा जो सिद्धांत था सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले के अंदर दिया है, वो पॉलिटिकल करेक्शन को लेकर दिया है। और कोर्ट ने यह कहा कि न्यायपालिका कोर्ट्स जो हैं कोई पॉलिटिकल करेक्शन टूल नहीं है। जुडिशरी चुनावी नतीजों को दोबारा लिखने के लिए नहीं है। यहां पर कोर्ट ने डेमोक्रेसी और जुडिशरी के बीच एक हार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन भी खींच दी है, यह बात समझिएगा। अब इस मामले के अंदर फ्रीबीज आर्ग्यूमेंट और कोर्ट के जवाब को सुनते हैं। जन सुराज पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क था कि चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में किए गए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय यह किया गया, जो एक बिल्कुल कानून का उल्लंघन है।
और एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड स्टेट में, मतलब एक बीमारू राज्य में, एक गरीब राज्य के अंदर जहां पर लोग मतलब जहां पर जो फाइनेंस का स्ट्रेस रहता है, वहां पर ये जो तरीका था ये पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर गया चुनावों के दौरान। कोर्ट का इस पर जो जवाब था वो बिल्कुल संतुलित था लेकिन सख्त भी था। कोर्ट ने कहा कि जो फ्रीबीज हैं, जो चुनावों के दौरान रेवड़ी की बात होती है, वो एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अन्य मामलों में एग्जामिन भी कर रही है, लेकिन चुनाव हारने के बाद पूरी इलेक्शन को रद्द करने के लिए नहीं एक करेगी कोर्ट। इसके बाद कोर्ट की सबसे चर्चित इस मामले के अंदर टिप्पणी, हां आगे बढ़ने से एक पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इलेक्शन वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए एक पूरा फ्रीबीज का जो पूरा कानून है उसको डिटेल में समझाया। सिर्फ एक वीडियो देख ली तो आपको फ्रीबीज का जो पूरा लॉ है इलेक्शन के दौरान वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो मिल जाएगी। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की जो न्यूज मीडिया हेडलाइंस बनी हुई है सुबह से, जब से ये केस में फैसला आया है, जब से ये पिटीशन डिसमिस हुई है, और कल की अखबारों की फ्रंट पेज की हेडलाइन भी यही बनने वाली है। कोर्ट ने क्या कहा, इफ पीपल रिजेक्ट यू, यू कैन नॉट अप्रोच द जुडिशियल फोरम टू गेन पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी। मतलब कि जब लोगों ने आपको नकार दिया है, ऐसा जनसुराज पार्टी को और प्रशांत किशोर को कहा गया कोर्ट की तरफ से कि जब लोगों ने आपको नकार दिया है उसके बाद आप कोर्ट के सामने आए हैं पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, यह ठीक नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, यह कोई मजाक नहीं था, यह एक संवैधानिक चेतावनी भी थी एक राजनीतिक पार्टी को कोर्ट की तरफ से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्या वेलफेयर स्कीम्स या फ्रीबीज पर चुनाव रद्द होना चाहिए या फैसला जनता को बैलेट बॉक्स में ही करना चाहिए? इस सवाल का जवाब बताएगा कि आप डेमोक्रेसी और जुडिशियल लिमिट्स को कैसे समझते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहां पर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उसको समझते हैं। इस याचिका में कई संवैधानिक प्रोविजंस का भी सहारा लिया गया, प्रावधानों का सहारा लिया गया, जिसमें अनुच्छेद 32 जिसके तहत ये याचिका दायर की गई फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, और अनुच्छेद 324 जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 14 और 21 संविधान का आर्टिकल 14 एंड 21 जो इक्वालिटी और ड्यू प्रोसेस के बारे में बात करता है, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 112 और 202 जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आर्टिकल 32 इलेक्शन लॉ का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन पिटीशन दाखिल करके ही आ सकते हैं। आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेना बिल्कुल गलत है। दूसरा, अनुच्छेद 324 स्टैट्यूटरी इलेक्शन प्रोसेस को ओवरराइड नहीं कर सकता है और हर एलिगेशन के लिए प्रॉपर लीगल रेमेडी मौजूद है। यह बात आपको ध्यान रखना होगा और वही जो रेमेडी है वो आपको अपनानी होगी। अंत में कोर्ट ने याचिका को विड्रॉन मानते हुए, डिसमिस्ड मानते हुए हाईकोर्ट जाने की लिबर्टी दी है कि हां याचिका करता जाए तो इसमें हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन खुद एंटरटेन इस मामले को कोर्ट ने आगे नहीं किया। इससे क्या सुरक्षित रहा? इससे यह सुरक्षित रहा कि जो जुडिशियल डिसिप्लिन है वो बना रहे, इलेक्टोरल फाइनलिटी है वो बनी रहे और सेपरेशन ऑफ पावर भी बना रहे। अब बात करते हैं कि ये जो केस है ये मैटर क्यों करता है लोकतंत्र के अंदर, उस बात को समझते हैं। इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। कैसे? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब शॉर्टकट नहीं अपना सकती हैं। दूसरा, इलेक्शन हारना संवैधानिक इंजुरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंजुरी नहीं है, वो पॉलिटिकल इंजुरी है। उसके लिए आप सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपका जो कोर्ट के सामने आने का तरीका है, चुनावों को चैलेंज करने का तरीका है, वो सही नहीं है। आपको ग्रीवेंस हो सकता है मगर वो चुनाव याचिका दायर करके होगा, इलेक्शन पिटीशन दाखिल करके होगा, और आपको कंस्टिट्यूएंसी वाइज करनी है। वो पूरे राज्य के चुनावों के लिए आप एक पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट ने एक इशारा भी कर दिया है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, हाईकोर्ट में चले जाइए और कंस्टिट्यूएंसी वाइज करिए और इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से करिए।
रिट याचिका दाखिल नहीं हो सकती है। तीसरा, कोर्ट डेमोक्रेसी को माइक्रो मैनेज नहीं करेगी। यह बात भी कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हर चीज के अंदर हम उंगली नहीं डालेंगे और जो फ्रीबीज का इशू है वो अलग और केयरफुली डिसाइड किया जाएगा। कोर्ट ने यह कह दिया कि हाँ, जो आपने 10,000 रुपए वाली बात की है उस बात को हम डिस्कस करेंगे, उसको मगर अलग तरीके से अलग केस में डिसाइड करेंगे, आपकी याचिका पे तो नहीं डिसाइड कर रहे, ठीक है। और जो वोटर मैंडेट है वो सर्वोपरि रहेगा। जो चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने मतदान किया, उसके बेस पर सरकार चुनी गई। लोकतंत्र के अंदर जनता ही राजा होती है और जनता ने जो कर दिया वो सही कर दिया, उसमें बिना बात के उंगली करना ठीक नहीं है। और ये जो फैसला है क्या क्या बचाता है? ये फैसला बचाता है जो चुनी हुई सरकारें हैं उसकी स्थिरता को बचाता है, इलेक्शंस की विश्वसनीयता को बचाता है और न्यायपालिका को पॉलिटिकल मिसयूज से भी बचाता है। ये अपोजिशन के खिलाफ नहीं है, इसको आपको समझने की जरूरत है, बल्कि ये जो केस है जो कोर्ट ने किया है इस मामले के अंदर, ये बिल्कुल संविधान के पक्ष में किया है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन हमारा यही है कि सच्चाई जो मैं आपको बताने वाला हूं, कानूनी सच्चाई, कि कोर्ट संविधान की रक्षा करती हैं, पॉलिटिकल फॉर्चून्स की रक्षा नहीं करती हैं। दूसरा, इलेक्शंस वोटर तय करते हैं, रिट पिटीशन डिसाइड नहीं करती हैं। न्यायिक रेमेडीज उपलब्ध हैं कि किसी का राइट वायलेट हुआ है तो न्यायिक समीक्षा पॉसिबल है, लेकिन सही कानूनी रास्ते से, गलत रास्तों से आओगे तो वापस भगा दिए जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बार बिल्कुल स्पष्ट किया है कि डेमोक्रेसी को रिजल्ट के बाद रीलिटिगेट नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ यह सेशन आपका खत्म होता है। आप बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और अगर यह वीडियो आपको समझने में मददगार रही हो, क्या इलेक्शन लॉ के बारे में, इलेक्शन पिटीशन के बारे में, जुडिशरी की लिमिट्स के बारे में और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। और ऐसे ही क्लियर ब्रेकडाउन के लिए कमेंट में लिखिएगा, शुड कोर्ट्स कैंसल इलेक्शन ओवर फ्रीबीज? क्या कोर्ट्स को फ्रीबीज के चक्कर में चुनावों को रद्द किया जाना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। नागरिकता, चुनावों और संविधान के दूसरे पक्षों को लेकर ये इस चैनल की प्लेलिस्ट, जो नागरिकता और चुनावों वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये 88वां वीडियो है और एक एक वीडियो अपने आप में कानून की खान है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिएगा, और फ्रीबीज वाला जो लॉ वाला वीडियो है वो भी आप जरूर देखिएगा। बहुत डिटेल में उसके साथ पूरा कानून को समझाया है कि कोर्ट कब कैंसिल कर सकती है, ऐसी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी है, सब कुछ बिल्कुल बारीक तरीके से समझाया। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा इस जानकारी को, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।